भी वत्सल, अगर मुझे मेरे अकाउंट में या मेरे पोर्टफोलियो में भी अराउंड 50 लाख रुपए चाहिए तो वो कैसे हो सकता है? कल ही करवा देते हैं, परसों मंडे को ही करवा देते हैं। क्या म्यूचुअल फंड्स हम जैसे या आम इन्वेस्टर्स जो अपने मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए ठीक हैं? कोई एक टिप दे दें ताकि हमारे जो पॉडकास्ट व्यूअर्स हैं वो इस टिप को यूज कर मैं सत श्री अकाल जी, नमस्ते और आपका स्वागत है आज एक नए पॉडकास्ट के साथ द फ्रीलांसर शो में। मेरे साथ है मेरे को होस्ट वैभव। तो जी, फ्रीलांसर शो की जो हमारी ये प्यारी सी फैमिली है, कैसे हो आप सब लोग? मैं होप करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होने वाले हो। तो जपमीत सर, आज के हमारे गेस्ट कौन हैं? वैभव, अगर मैं आज के गेस्ट के बारे में बताऊं तो ही इज अ सीए। ओके। एंड ही हैज गॉट 46th रैंक, ऑल इंडिया रैंक में 46th रैंक आया उनका। 46th रैंक? यस, नाइस। एंड ही इज अ स्टॉक एनालिस्ट, वो भी सेबी रजिस्टर्ड। यस, सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एनालिस्ट हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं। सो हम उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ कराते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर वत्सल खेमकार। थैंक यू सर। थैंक यू भैया। कैसे हैं आप वत्सल जी? बढ़िया सर, आप बताएं। बिल्कुल। तो आपका भी आज पॉडकास्ट डेब्यू है। कैसा लग रहा है? देखो, पहले तो मुझे नहीं लगता, मैंने सोचा होगा कि मेरा भी कोई मतलब पॉडकास्ट दूंगा मैं, बट आज दे रहा हूँ तो मे बी मतलब भगवान ने सोचा तो दे रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली आपने कुछ किया है तभी हमने आपको इनवाइट किया है भाई। देखो, हमारी यही सोच रहती है कि हमने हमारे शो पे उन्हीं को बुलाना है जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ वर्थफुल किया हो, जो लोगों को इंस्पायर कर सके। डेफिनेटली आपने ऐसा कुछ किया है। उसके बारे में भी वैभव मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ। ही हैज गॉट द बेस्ट पेपर रिकॉर्ड इन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एसएफएम का एक पेपर होता है, उसमें ही हैज गॉट द बेस्ट पेपर अवार्ड, और दैट टू इंडिया में नंबर 1। तो वत्सल जी, कोई ऐसी चीज है जो आपने नहीं की फिलहाल? पॉडकास्ट नहीं किया था, वो आ गए। हाँ, देखो आज वो भी अचीवमेंट, आज वो भी कंप्लीट हो गई है। तो इसके लिए तो आपको पहले बहुत बहुत बधाई हो। आपको फ्रीलांसर शो में आपको मौका मिला आने का, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए वत्सल, स्टार्ट करते हैं हमारी कन्वर्सेशन। देखो, एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्पेकुलेशन। आम जनता को पता होगा, सट्टा बोलते हैं इसे। वैसे क्या जो ये सट्टा है अपने इंडिया में अलाउ नहीं है, बट स्टॉक मार्केट में हेल्दी स्पेकुलेशन क्यों अलाउ है, और इसका रीजन बताएं। सर, पहले तो देखो स्पेकुलेशन क्या चीज होती है। स्पेकुलेशन बेसिकली वो चीज होती है कि आपको सिर्फ एक आउटकम है, आप बिना उसके रिस्क एनालिसिस के, बिना उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट के अगर आप किसी चीज में एंटर कर रहे हैं, और सिर्फ आपका डिसीजन ये कि या तो जीतूंगा या हारूंगा, विदाउट कंसिडरेशन ऑफ लॉस, वो एक स्पेकुलेशन है। पर अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अगर एंटर कर रहे हैं और कोई ट्रेड ले रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम उसे हेल्दी स्पेकुलेशन बोल सकते हैं, या फिर एक हमारा एनालिसिस बोल सकते हैं, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटीज पे वर्क करते हैं। ठीक है, गलत हो सकते हैं, नो डाउट, बट अगर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है लूजिंग प्रोबेबिलिटी से, तो यही गेम है बेसिकली स्टॉक मार्केट का। चलिए, स्टॉक मार्केट की तो अपन बहुत सारी बातें करेंगे। उससे पहले आप सीए हैं, तो बीइंग अ टीचर ऑफ कॉमर्स, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। ये जो सीए की जर्नी होती है बहुत ही डिफिकल्ट होती है, टू बी वेरी फ्रैंक। वैभव, मतलब हमें ये कहा जाता है कि सीए बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आपने कितने पापड़ बेले? मतलब अगर मैं ये कहूँ कि कैसे स्टार्ट किया और कितनी मेहनत की, और जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उनके लिए टेल अस द स्ट्रेटेजीज हाउ टू क्रैक सीए। तो सर, इशू हमारे साथ क्या था, जो हम 11th-12th में थे ना, तो हमें नॉन मेडिकल जितना तो नहीं था कि हम फिजिक्स पढ़ाई करें या कुछ करें। ओके। तो और मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो स्टार्टिंग से था कि कुछ बायसेल का या फिर एक कॉमर्स का बैलेंस शीट, बेसिकली यही हमें समझ आता था, P&L की चीजें। सही है। तो एक जनरली कॉमर्स, एक मारवाड़ी के दिमाग में क्या होता है कि 11th-12th कंप्लीट की, उसके बाद सीए में एंट्री लेनी है, या ज्यादा से ज्यादा अगर पेरेंट्स अफोर्ड कर पा रहे तो एमबीए कर सकता है वो। हाँ, बेसिकली दो ही ऑप्शंस होते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं, बीइंग अ मारवाड़ी फैमिली देयर आर टू ऑप्शंस, सीए एंड एमबीए। सो यू ऑप्टेड फॉर सीए। ओके, देन इवन सीएफए के लिए भी
एक पर्सन स्टार्ट कर सकता है, Okay. बट इन स्टार्टिंग ना वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वो CFA के रूट को स्टार्ट करे। मैं दर्शकों को बता दूं, CFA फाइनेंशियल एनालिस्ट वाला कोर्स है, या सर्टिफाइड चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, और ये बहुत ट्रेंडिंग है आज का। ओके, तो अच्छा, फिर बता रहे थे आपकी सीए की तो जर्नी के लिए क्या जब हमने सीए स्टार्ट की ना, तो बेसिकली हमने अपने रिलेटिव से, कोई फ्रेंड सर्कल हो गया, कोई फादर का फ्रेंड सर्कल हो गया, Okay. तो हम जनरली यही पूछते थे कि क्या करना, कैसे पढ़े हम लोग, क्योंकि हम लोग भी देखो नए थे, क्योंकि हाँ, वो तो होता ही है। मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते, तो हमारे पास ना कोई फादर के पास भी कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी। ओके, तो बेसिकली हम रिलेटिव की गाइडेंस से, कोई फादर के फ्रेंड है, कोई मेरे फ्रेंड है, उनकी गाइडेंस से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया। ठीक है। बेसिकली फर्स्ट चाइल्ड है हम लोग जो अपनी फैमिली में एक सी अच्छा, है। यू आर द फर्स्ट इन द फैमिली टू बिकम अ सीए, वेरी गुड, दैट्स Nice, ग्रेट, दैट्स nice, ग्रेट। nice, ओके, that's nice. फिर आगे? सो हम लोग काफी डरे हुए थे। हाँ, वो तो होता ही है। तो डे 1 से हमें लगा यार हम क्लियर नहीं कर पाएंगे मे बी, अच्छा, तो हम लोगों को था ज्यादा पढ़ना पड़ेगा यार। ठीक है, तो कितने घंटे पढ़ते थे? ऐसे तो नहीं, बट 6 to 7 आवर्स हो ही जाते थे इंक्लूडिंग ट्यूशंस। ओके, तो यू आर टेकिंग ट्यूशंस और 6 to 7 आवर्स, ठीक। बट ना आपके आवर्स मैटर नहीं करते, आपकी एफिशिएंसी मैटर करती है। ठीक है, दैट वेदर आप 7 घंटे स्पेंड कर रहे हैं, तो आप एक्चुअल में पढ़ रहे हैं कि उन 7 घंटे में। हाँ, आजकल इशू क्या हो रहा है कि लोगों को पता है 7 घंटे पढ़ना है, तो वो सिर्फ कॉपी के आगे खोल के बैठे हैं उसको, पर ध्यान कहीं हो रहा है उनका, सही है। तो वो नहीं होना चाहिए आपका। तो क्या किया फिर कि 46th रैंक आ गया? देखो हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम इवन स्कूल टॉप कर लेंगे, गंगानगर टॉप कर लेंगे। ओके, मतलब हमारे मतलब ऐसा हमने सोचा नहीं था ना, आप खुद सोचो। हाँ, हम लेकिन तो कैजुअली ले रहे थे सब कुछ। इवन जब मेरा रिजल्ट आया तो जैसे मैंने अपनी क्लासेस ली थी गंगानगर में गौतम बंसल सर से, अच्छा, वो भी चार्टर्ड हाँ, आई अकाउंटेंट नो है, हिम। तो उनसे क्लासेस लिया मैंने। तो मैंने जब उनको अपना स्कोर बताया तो उन्होंने बोला कि वत्सल तेरा तो रैंक आया होगा, चेक कर एक बार। ओके, तो उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि ऑल इंडिया रैंक नाम की चीज भी होती है सीए के अंदर। ठीक है, जेन्युइनली फ्रैंकली ये चीज मतलब बता रहा आपको हूँ। ये भी नहीं पता था कि ऑल इंडिया में 46th आऊंगा मैं, हाँ? मेरे को एआईआर का कंसेप्ट ही AIR नहीं का पता full था। form ही नहीं पता होगा। हाँ, ओके, ओके, जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो चेक किया और एआईआर 46 आ गया। ठीक है, तो तो फिर पहले- क्या फीलिंग थी एकदम? घर वालों को और मेरे को खुद को बिलीव नहीं हो रहा था, और हमें लग रहा था कि तो मतलब घर वाले एकदम ऐसे शॉक हो गए होंगे, ये क्या हो गया? बिल्कुल। और थोड़े टाइम तक तो हम यही सर्च कर रहे थे कि एक्चुअल में एआईआर का मतलब ऑल इंडिया रैंक ही है क्या, ओके, और अगर 46 आया इसका मतलब ये है कि हम इंडिया में 46 पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं। ओके, तो पहले तो हमने ये डाउट क्लियर किया कि एक्चुअली हम जिसकी खुशी मना रहे हैं वो एक्चुअली वही है ना जो वो एग्जिस्ट कर रही है exist कर रही है ना वो। तो फैमिली के साथ साथ जो रिलेटिव्स थे, जो आपके फ्रेंड्स थे, मुझे पहले तो आपकी, अगर मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड के, मेरे ख्याल से आप नोज़गे में पढ़े हैं, या। तो कैसे थे आप एज अ स्टूडेंट? और फिर जब सीए बनने, मतलब जब अपने अटेम्प्ट दिया और AIR 46 आ गया, तो उसके बाद का रिएक्शन फ्रेंड्स और फैमिली का क्या था? मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज ऐड भी कर रहा हूँ। हाँ। जैसे हमने शुरुआत में बोला कि आपका ऑल इंडिया 46th रैंक है, हाँ। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स है ना, मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ उनके माइंड में एक पिक्चर बनी होगी कि वत्सल तो शुरुआत से ही बहुत ज्यादा स्टूडियस होगा, हाँ, इसी कारण से वो 46th आ उसका गया। इंटेलेक्चुअल लेवल ज्यादा हाँ, होगा। डेफिनेटली होगा। क्या ये सच है या क्या नहीं? ये है? देखो आप बिलीव नहीं करोगे, पर 11-12 तक लोग, मेरे जो फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, उनको शायद तक ये भी बिलीव नहीं था कि ये 12th भी पास कर लेगा। ओ, भाई 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 ये मतलब fact यू आर है। सो, मतलब इतना एवरेज बच्चे थे आप? मतलब 11-12 में स्कोर ठीक था, Okay. बट कहीं ना कहीं होता है स्टार्टिंग इतने शरारती थे, नटोरियस बेसिकली। या ओके, तो घर वालों को अपना बच्चा के थोड़ा नालायक लगता भी है। वो तो है, वो तो हम हमारे घर वालों को भी लगता है। अब हमें ऐसा लगता है आपको, आपकी 46th रैंक आई, आपके घर वाले कहते हैं आगे होगी, ठीक है, ठीक है, इतना भी क्या ऐसे है। तो बेसिकली यही था कि कहीं ना कहीं घर वालों को मतलब था नहीं स्टार्टिंग में, लेकिन जब AIR 46 आया तो घर वालों को भी लगा, मेरे को भी लगा कि यार अपने अंदर कहीं ना कहीं वैल्यू तो है, कुछ हिडन क्वालिटीज हैं। फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन? फ्रेंड्स का भी था यार कि मतलब हमारे साथ एक क्या मतलब तेरे आ गया? होता है, देखो हर अच्छा, जने को ऐसे ही बोला उन्होंने। होता है हर जने को कि यार एकदम से ऑल इंडिया रैंक कैसे आ गया। ओके, क्योंकि आज तक कभी फ्रेंड सर्कल में बात नहीं की कि हम ऑल इंडिया रैंक के लिए पढ़ रहे हैं कुछ। अच्छा, किसी का व्यू नहीं होता ना, होता ही आसपास का नहीं जो है, सर्कल है सही किसी का व्यू नहीं होता बेसिकली। वैसे आपके जो फ्रेंड्स हैं प्रोफेशनल हैं सारे, या दे आर डूइंग देयर बिजनेसेस? कुछ प्रोफेशनल्स भी हैं, कुछ बिजनेस भी हैं। okay. एंड सबसे बड़ी बात, मैंने जितना बिजनेस वालों से सीखा है ना, उतना मैंने प्रोफेशनल से नहीं सीखा। ओके, मतलब जो बिजनेस फैमिलीज वाले जो Yeah. आपके फ्रेंड्स हैं उनसे बहुत सीखा। गुड। वैभव, चलो अब थोड़ा सा ना फिर से, अब देखो सीए से हमने सीए वाली बात कर ली, मैं फिर बता रहा हूँ कि मुझे तो ज़्यादा स्टॉक मार्केट ओके। एक ना बहुत आम घरों में एक चीज़ बहुत कही जाती है कि जो ट्रेडर होता है
पर्टिकुलर ट्रेडर या रिटेल ट्रेडर या उनकी मैं बात करूं एनालिस्ट की, कहते हैं कि पहला दिन उनको प्रॉफिट होता है, दूसरे दिन भी उनको प्रॉफिट होता है, मे बी तीसरे दिन भी प्रॉफिट होता है, लेकिन एट द एंड वो मार्केट को पैसे देकर ही जाते हैं। सही है, मतलब ये ये चीज़ ऐसा होती है। होता है कि अट्रैक्ट करते हैं, पहले कमा के देते हैं और फिर सारा घर ही बिकवा देते हैं उसको। ये बहुत बहुत बेसिक चीजें हैं जो मतलब ये आप मैंने- दोनों में हमने चलती सुना हैं। है, ये हमने सुना है। Definitely। और मैंने तो बहुत ही सुना है, तो इस पे आप क्या कहोगे? देखो सर, इशू क्या है कि हम लोग इंसान है, ग्रीडी है, मैंने पहले भी बताया हाँ, आपको। ठीक है। तो जब आप देखते हैं ना, आपने 1000 रुपये मार्केट में डाला, मार्केट लालच देता है, आपके 1000 का 2000 उसी दिन कर देगा, क्या विदाउट एनी एनालिसिस। मतलब आपने कुछ भी बाय कर लिया ना, मार्केट आपको डे 1 पे 1000 का 2000 दे देगा। ठीक है। अट्रैक्ट कर रहा है ना, क्योंकि उसको पता है कि मैं इससे 1 करोड़ रुपए निकलवाऊंगी। सही है। तो 1000 रुपये देने में क्या जाता है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। अगले दिन आपने 2000 से स्टार्ट किया, ठीक है। फिर आप थर्ड डे क्या कैलकुलेशन बिठाते हो कि यार मैंने 1000 रुपये लगाए, वहीं मैं अगर 10 लाख लगाता, 5 लाख लगाता, तो 5 लाख का 10 लाख हो जाता। मतलब उसको लालच दे रहा है, बस रोटी फेंक रहा है कि और यहाँ पे वो जगह आ जाती है जहाँ पे जो नॉर्मल इंसान, जो नॉर्मल माइंड होता है, भी 2 के 4, चलो 4 लगा देते हैं, 4 के हम 8 कर लेते हैं, 8 के 16 कर लेते हैं, और एक होता है भी यार अब ठहराव लाओ, 2 से 4 हो गए तो आप फिर से 2 ही लगाओ, आप 2 अपना प्रॉफिट निकालो पहले। हर्षद मेहता, ये जो नाम है, ये स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा नाम है। किसी टाइम उन्होंने धीरू भाई अंबानी से ज्यादा टैक्स भरा था। क्या गेम खेला था हर्षद मेहता ने, अगर आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बता सकें, क्या गेम था जिसकी वजह से सारी मार्केट, वो कहते थे बुलिश तो बुलिश, बेरिश तो बेरिश, ये बताओ। सर बेसिकली उन्होंने क्या किया था, वो बेसिकली बैंक के फंड पे, बैंक के जैसे फंड, उस खुद time- का फंड नहीं था उनके खुद का फंड नहीं था, बट धीरे धीरे उन्होंने बिल्ड कर लिया था खुद का फंड भी। ठीक है। साथ में क्या करते थे सर, वो एक तो बैंक का फंड यूज कर रहे थे। ठीक है। जैसे उस टाइम क्या, जब हर्षद मेहता का टाइम था सर, तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली बीआरजी इशू होते थे उस टाइम। हाँ, bills जैसे receivable जिसको अगर बोलते हैं। बैंक टू बैंक को लोन लेना है, अगर आपस में किसी दोनों बैंक्स को, तो बीच में एक ब्रोकर की जरूरत होती थी उनको। ठीक है। Okay। तो उस केस में हर्षद मेहता ने अपना एक ब्रोकरशिप लाइसेंस ले लिया, जहां पर वो बैंक ए से फंडिंग लेके बैंक बी को दे रहे थे। अब इस केस में क्या होता है कि वो बैंक ए जब फंडिंग ट्रांसफर करता है ना बैंक बी को, तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, ओके उससे हर्षद मेहता के रूट के थ्रू जाना पड़ेगा। बेसिकली पहले मनी डिपॉजिट होगा हर्षद मेहता के अकाउंट में, ओके, एंड देन इट विल बी गो टू द बैंक बी। ठीक है। तो वो जो टाइम पीरियड होता था ना बीच में, हफ्ते 2 हफ्ते का, वो वो पैसा इन करोड़ होता था, 500 CR 1000 CR, इतना बड़ा अमाउंट होता था। तो इजीली उस टाइम इंडिया का मार्केट बिल्कुल यंग था, तो इजीली मैनिपुलेशंस हो जाते थे, और वो भी स्मॉल कैप मिड कैप की हम बात करें तो इजीली मैनिपुलेटिव थे उस टाइम। अब वत्सल, जैसे बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे बहुत बड़ी कोई कंपनी है, उनका शेयर है और बहुत अच्छे प्राइस पे चल रहा है, क्या ऐसा होता है कि जो कंपनीज है वो खुद, एक होता है उन्होंने अपना प्रॉफिट दिखाना है, वो प्रॉफिट अपना कम दिखाएंगे, रीज़न कि वो जो उन्हें शेयर्स पे या फिर उनको जो प्रॉफिट देना हो या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जहाँ पे पैसे देने हो वो कम देना हो, क्या ये रीज़न बनता है कि बड़ी कंपनीज खुद की ये चीज़ें मैनिपुलेट करती हैं? देखो, मैनिपुलेशंस होते हैं मार्केट में, ओके, पर ये चीज़ प्रूवेबल नहीं है कि कौन सी कंपनी कर रही है, कौन सी कंपनी नहीं कर रही है। बट फिर भी आजकल हम देखें कितने बड़े लेवल पे ऑडिट्स हो रहे हैं, बिग फोर्स ऑडिट कर रहे हैं, तो कुछ थोड़े बहुत केसेस में होता है कि कई बार प्रमोटर इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों में, ऑडिटर भी इन्वॉल्व होते हैं, पर जनरली कहीं ना कहीं हम बात करें तो हमें कुछ तो बिलीव करना पड़ेगा ना। आज हम अगर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा, अगर हम प्रमोटर को जानते हैं कि यार बंदे के एथिक्स अच्छे हैं, सपोज हम टाटा की बात करें, तो आज मुझे नहीं लगता कि टाटा के ऊपर कोई ये सवाल उठा सकता है कि वो मैनिपुलेशन करता है। मे बी करता है, नहीं करता, वो सेकेंडरी केस है। वो तो अपनी थिंकिंग हो गई ना, एक हमारा माइंडसेट ये बना हुआ है कि वो नहीं अडानी, करेगा। मैं आता हूँ अडानीज पे, वहां पे एकदम ही माइंडसेट चेंज हो जाता है, मार्केट डाउन हो जाती है, ये क्यों? सर इसके अंदर कहीं ना कहीं वही प्राइस मूवमेंट अगर आ रही है बड़े बड़ी, जैसे सपोज 10% की कैंडल बन रही है, 20% का अपर कैप लग रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं। ओके, फर्स्ट कौन रहा है? हम जैसे हम जैसे नहीं, जो लोग बिना माइंडसेट के एंटर कर चुके हैं। हाँ। क्या म्यूचुअल फंड्स हम जैसे या आम इन्वेस्टर्स जो अपने मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए ठीक हैं? व्हाट यू सजेस्ट? देखो सर, अगर क्वालिफाइड अप्रोच से जा रहे हो तो सही है, सही है। अगर हम बात करें आज के टाइम इन्फ्लेशन अराउंड 6% के आसपास है। ठीक है। ये वो है 6% जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि 5 to 6% इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो सपोज आपने किसी को पैसे ना इंटरेस्ट पे दिए, आपने सपोज 1 लाख रुपीज दिया, साल वाले दिन आप उससे 1,12,000 रुपये लोगे, तो 1,12,000 में 6,000 तो हमारा इन्फ्लेशन ही कट हो गया, एज पर गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। तो आपने कितना कमाया? 6,000। 6,000।
अब आप ये देखो कि आप जो एक्चुअल में जो 1 साल पहले चीज़ ले पा रहे थे वो अभी भी उतनी ले पा रहे हो क्या? ओके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप नहीं ले पा सकते, मतलब जो चीज़ पहले 1 साल 1 लाख में आ जाती थी वो 1,06,000 में नहीं आती। नहीं आती उसमें उसके लिए कम से कम 1,09,000 के आसपास या मे बी मतलब इतना एप्रिसिएशन आ जाता है। मतलब यू वांट टू से कि म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में आपको कुछ ना कुछ फायदा देते हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एफडी का तो ऑप्शन ही हटा लो। अच्छा, एफडी करानी नहीं चाहिए अनलेस एंड अनटिल आप पूरा सिक्योर्ड हो। सिक्योर इन द सेंस कि आपने पूरा मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, आपने थोड़ी बहुत सेविंग्स अच्छी तरीके से रखी हुई है, उसके बाद आपके एसेट्स डाइवर्सिफाइड है, मतलब आप रियल एस्टेट में भी हो, आप गोल्ड एंड सिल्वर में भी हो, उसके बाद आप मार्केट में भी हो और आप 30 से लेस हो, आप 30 से लेस हो, तो आपको मेरे ख्याल से एफडी नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट स्टिल ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना। ठीक है, हाँ मतलब ये इज नॉट लाइक डिस्क्लेमर, ये नहीं कह रहे कि एफडी मत कराएं, कल को बैंक वाले आके कहें कि भैया एफडी कैसे मना कर दिया आपने। मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। एफडी वैसे पहले से तो वत्सल बहुत कम हो गई है। पहले मतलब माय फादर वाज अ बैंक मैनेजर, तो ही टोल्ड मी कि उस टाइम चलती ही एफडीज थी। हाँ। लेकिन अब मुझे बताओ ना, एफडी नहीं कराने, सिक्योरिटी कहाँ है फिर? एफडी की जगह मैं अपना पैसा लगाऊं तो कहाँ लगाऊं? सर पहले तो ना आपको एफडी में भी श्योरिटी नहीं मिलती। अच्छा, गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक बैंक को 5 लाख तक की एक बोलो बैक देती है कि अगर इनकेस बैंक फ्रॉड करता है तो आपके 5 लाख रुपीस गवर्नमेंट पे करेगी। आर यू टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स? अगर आप 1 करोड़ की एफडी करवाते हैं किसी बैंक में तो एज पर माई इन्फॉर्मेशन आपके शायद 5 लाख रुपीस ही सिक्योर होता है। इतना ही सिक्योर होता है। तो जिन्होंने एफडी करवा रखी है थोड़ा सोच लो भाई। लिटरली आप मतलब एक बहुत बड़ा मिथ दूर कर रहे हैं, क्योंकि वेरी गुड ओके वो इफ योर आइडिया इज लाइक मेरे ख्याल से करेक्ट ही होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा। देखो अगर आप 5 लाख कह रहे हो, वो मे बी 6 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है। अगर बेसिकली बैंक की कैपेसिटी है पे करने की तो बैंक आपको पूरा देगा। अगर बहुत एक्सट्रीम केस की बात करें कि गवर्नमेंट भी डिफॉल्ट कर रहा है और इंडिया में ऐसी कंडीशन आ गई कि गवर्नमेंट्स भी गिर रहे हैं, मतलब जब अपन बोलते हैं बहुत फाइनेंशियल एक्सट्रीम्स डिफिकल्टी आ जाती है, जैसे श्रीलंका पाकिस्तान में हुआ ना, उस केस की बात करूं। वैसे आपका जो आप बैंक में पैसा जमा करवा रहे हो, अगर जिस दिन बैंक ने फ्रॉड कर दिया, बैंक नहीं पे कर पाया, तो इंडियन इंडस्ट्री से सारा पैसा आउट हो जाएगा, बैंकिंग इंडस्ट्री से। ओके, तो बैंक को आरबीआई बैक करता है पूरा प्रॉपर, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा तो आरबीआई कंट्रोल पूरा करता है, कहीं स्टैट्यूटरी बॉडी। कोई कई बार होता है कोई ना कोई पर्सन ऐसा सुन के ब्रेक ना कर ले अपनी एफडी को, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपसे एक सिक्योर ऑप्शन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या अपन इनको कंपेयर कर सकते हैं, और उसमें आप कोई एक चीज आप मुझे बता सकते हैं? एफडी, म्यूचुअल फंड और शेयर्स, अगर इन तीनों में से कोई सिक्योर ऑप्शन एक इन्वेस्टमेंट के लिए, सिप भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें एक और चीज ऐड कर लूंगा। आपने 4 चीजें बताई, मैं इसमें गोल्ड भी लगा रहा हूं। हाँ, गोल्ड। आप बताओ इसमें से सबसे सिक्योर, मैं अभी ये नहीं पूछ रहा कि रिटर्न कौन ज्यादा देगा, ड्रॉप दैट थिंग। अभी सबसे सिक्योर चीज, क्योंकि वी वांट सिक्योरिटी, आम इन्वेस्टर वांट सिक्योरिटी, उसमें बताओ क्या करना चाहिए। तो मेरे को भी लगता है कि मैं हार्ड एसेट्स या फिर जो एसेट्स की एक्चुअल में वैल्यू है, जैसे या जो एसेट्स बेसिकली क्या हो गए जो हमें एक इनकम जनरेट करके देते हैं। ओके, तो मैं क्या प्रेफर करूंगा कि मेरे पास रियल एस्टेट हो होल्ड में। रीजन बीइंग है रियल एस्टेट कहीं ना कहीं लिमिटेड है। आज अगर एक लैंड है वो उतनी है, उसकी डिमांड बढ़ा, मतलब उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते आप लोग। ठीक है, तो एक हार्ड एसेट जिसको बोलते हैं रियल एस्टेट, वो होल्ड कर सकते हैं हम लोग। ओके, सिल्वर या गोल्ड होल्ड कर सकते हैं, इक्विटी होल्ड कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर कोई ज्यादा सेफर ऑप्शन में जाना चाहता है तो एफडी या फिर डेट फंड्स भी आ सकते हैं उसके पास। नहीं, गोल्ड को आप सेफर नहीं मानते? गोल्ड और सिल्वर हो गया ना। हाँ, गोल्ड को मानते हैं ना आप सेफर। ठीक है, सेफर कोई चीज होती है, गोल्ड भी गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, नहीं गोल्ड में फ्लक्चुएशन होती है, लेकिन मैं लास्ट अगर 5 साल का ही ट्रेंड देखूं वत्सल, तो गोल्ड एप्रिशिएट ही हो रहा है। तो जैसे अगर ज्वेलर्स भी कहते हैं कि आप गोल्ड लेके रख दो, आने वाले 2 सालों में इसका रेट बढ़ जाएगा, तो मैं उस तरीके से बोल रहा हूँ भाई सेफर इन्वेस्टमेंट है गोल्ड है, पर मुझे गोल्ड से ज्यादा ना सिल्वर पे ट्रस्ट है। सिल्वर पे ट्रस्ट है, व्हाई? क्योंकि सर सिल्वर के इंडस्ट्रियल यूजेस बहुत ज्यादा हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनके अंदर सिल्वर के ऊपर काफी मतलब इंडस्ट्रियल यूजेस होने के कारण सिल्वर कहीं ना कहीं एक ऐसा मैं मान सकता हूँ एसेट है जो एक अच्छी खासी डिमांड बैक करता है। ये पॉडकास्ट के बाद सिल्वर के रेट बढ़ने वाले हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे जो गोल्ड है वो मेजरली आजकल ज्वेलरी के लिए या उसी चीजों के लिए यूज होता है, ऑर्नामेंट्स के लिए, बट जो सिल्वर है वो एक इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत एक अच्छा वो यूसेज है उसका, तो इस कारण से है। ओके, ठीक। गंगानगर में क्या ऐसा है कि गंगानगर की मार्केट हमेशा ऊपर ही रहती है? What is the reason behind it?
सर इसका रीज़न तो नहीं पड़ता, बट जिस जिस लेवल पे गंगानगर में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ओके, तो वी कैन अज्यूम कि कहीं ना कहीं इसके पीछे अच्छे डेवलपर्स का हाथ है। ओके, मतलब एक वो क्वालिटी का स्टफ प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में। अगर हम एकदम ही क्या मतलब दूसरे भी शहर हैं वैभव, गंगानगर में ऐसा क्या आ गया कि टाउनशिप पे टाउनशिप्स कट रही हैं, मार्केट पे मार्केट कट रही है, और तेजी ऐसी कि भाई क्या बताऊं, मतलब आम बंदा तो वो खरीद ही ना पाए। देखो इसमें मैं ये चीज ऐड कर रहा हूँ वत्सल, अगर आप किसी का नाम लेना चाहो हाँ, तो आप ले सकते हो। ऐसा क्या हो रहा है, क्या चीज आ गई जिससे रियल एस्टेट हमारे यहाँ पे इन्फ्लेटेड या बूम पे है? देखो सर ना, हर बिजनेस का एक तो इकोनॉमिक साइकिल होता है, ठीक है, एक बिजनेस पीक पर भी जाता है, बूम भी होता है, फिर वो रिसेशन में भी आता है। बिल्कुल आता है। तो मे बी ये टाइम रियल एस्टेट का कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं एक अच्छा खासा ग्रोथ, आफ्टर ग्रोथ जो स्टेज होता है, जो मे बी नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में मे बी पीक आ सकता है, मे बी। बट क्या होता है कि हम गंगानगर की रियल एस्टेट को ना इंडिया की रियल एस्टेट से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि गंगानगर इज वाई डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज। सर अगर हम बात करें तो गंगानगर में मारवाड़ी और पंजाबी बहुत सारे हैं, तो पैसा बहुत है, ये कह सकते हो आप? ये भी एक रीजन है, ये भी एक जहाँ पर अपर क्लास पॉपुलेशन होगी वहाँ पे रियल एस्टेट भी डेवलप होगी, डेवलपमेंट ज्यादा होंगे। ठीक है। आज अगर हमारा इंडिया डेवलप हो रहा है तो वो बेसिकली बिजनेसमैन है इसलिए डेवलप हो रहा है। ठीक है। आज अगर अफगानिस्तान में बिजनेसमैन नहीं है, अगर जो पॉपुलेशन है वहाँ की वो अगर बिजनेसमैन के अगेंस्ट है, जैसे अब करंटली जो अगर मैं बात करूँ जो हमारी ओपोजिशन गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के फेवर में नहीं आ रही। दे आर नॉट कॉर्पोरेट फ्रेंडली। सो वो बेसिकली कोई कंट्री अगर हमारे बिजनेसमैन पे क्वेश्चन उठाता है तो वो लोग पहले आ जाते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब बिजनेसमैन को कहीं ना कहीं प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रही गवर्नमेंट से। तो गंगानगर में मिल पा रही है? मे बी अगर यहाँ पे आप बोल रहे हो कि प्राइसेस नहीं, मैंने तो देखो वत्सल ऐसी ऐसी जगहों पे टाउनशिप्स और मार्केट करती हुई देख ली जो कि मतलब कुछ कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे भी आएगी। सर इसका मतलब ये है ना कि हमें प्रमोटर पे भरोसा है, क्योंकि प्रमोटर इतना डेवलपमेंट कर रहा है। आज अगर हम चलो एक रिद्धि सिद्धि ग्रुप की बात करते हैं, गंगानगर में काफी, चलिए आप धीरे धीरे आए लाइन पे। नहीं आई वाज लिटरली वेटिंग। लोग देखो है, हाँ, हम मना नहीं करेंगे। नहीं, वी अप्रिशिएट मिस्टर मुकेश शाह कि ही इज डूइंग वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन गंगानगर। मतलब अगर मैं कहूँ मैकडॉनल्ड्स गंगानगर में मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कभी आएगा, वो लेकर आए हैं। जो गंगानगर में अच्छी अच्छी टाउनशिप्स हैं, आज कॉम्पिटिशन्स भी है अगर टाउनशिप में, तो ही इज द गाय जिनकी वजह से ही इज द ट्रेंड सेटर, यू कैन से। 18 टाउनशिप्स काटनी कोई मतलब कहते हैं ना बाबा जी का वो नहीं है। सर इसका रीजन देखिए ना, आप रिद्धि फर्स्ट को कटे हुए मतलब बेसिकली डेवलप हुए को 18-19 साल हो गए। हाँ, मेरे को याद है 2006-2007 का टाइम था। एंड सर अभी तक आप रिद्धि फर्स्ट में अगर जाएंगे तो इतनी क्लीन होती है। बिल्कुल होती है, मैं तो ऐसा लगता है भाई जन्नत में आ गए कहीं। मतलब इवन मैं भी कोई बाहर से आता है ना, हाँ, तो उसको लेके जानकर के रिद्धि फर्स्ट में लेके जाता हूँ कि यार वो हमारी गंगानगर की ना इमेज अच्छी समझेगी। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पंजाब में बहुत रिलेटिव है वैभव, सारे गंगानगर को ऐसे मानते हैं कि इट इज लाइक अ नॉर्मल सिटी। मैं स्पेशल उनको रिद्धि सिद्धि लेके जाता हूँ, उनको दिखाता हूँ ये देखो भैया सब कुछ है हमारे गंगानगर में। लक क्या सच्ची में स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है। और ये मार्केट में ना सब ऐसे बोलते हैं यार हमारे हाथ में तो कोई अच्छा शेयर हाँ, मेरे लिखा हाथ ही में तो नहीं है है, नहीं भाई, अच्छा शेयर हमारे हाथ में लिखा ही नहीं है। देखो इवन मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी ना एक बिगिनर्स लक वाली कहानी हुई थी। मतलब लक होता है, लक नहीं होता, मे बी मैं बोल सकता हूँ कि लक कब आता है, हाँ, जब आप बेसिकली मेहनत कर रहे हो तो लक आपको इजीली स्ट्राइक कर पाएगा। मतलब यू आर सेइंग लक उनके साथ है जो मेहनत कर रहा है, जो बेसिकली एक्शन ले रहा है या हासिल कर रहा है वो बेसिकली उसी को लक फेवर करेगा। ठीक है, ठीक है। तो इवन जब मैंने भी अपना मार्केट स्टार्ट किया था ना, तो डे वन पे भाई हमने भी 4-5 हज़ार रुपए की फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी, और वो बाय चांस ही ना अगले 2-3 दिनों में ना उसके ऊपर 20% की कैप लग गई थी। ओके। वो 5,000 रुपये मैंने विदाउट एनी नॉलेज, हाँ कंपनी के बारे में पता था थोड़ा बहुत कि यार इस कंपनी का काफी नाम सुना हुआ है या फिर ऐसा वैसा करके, तो वो अगले दिन ही 5,000 का ना अराउंड 1,000 रुपीज हमें अर्न हो गया था। ठीक है। तो मेरा ब्रदर भी एक्चुअल में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और CFA लेवल 3 कैंडिडेट है। ओके। तो हमें दोनों को हुआ कि यार मतलब हमने आज तक ऐसा नहीं देखा था कि 5,000 का 6,000 हो रहा है, और वो भी एक 12th क्लास का, या मैं बात करूं CA फाउंडेशन का। मतलब आप एक यंग एज में यू हैव इन्वेस्टेड। हाँ, आपको जब 1,000 रुपए आए तो आपने कहा लक ही है मेरा, यार किस्मत है हमारी। आज तक हमने तो डूबते हुए देखे, क्योंकि इवन फादर ने भी मार्केट में किसी कहने पे लगाए हुए हैं। ओके। तो कभी आज तक प्रॉफिट नहीं हुए। हाँ नहीं, बड़े थे, बट बुक वही है ना, गेन घर पर लेके जाना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। ओके, आपके प्रॉफिट एंड लॉस से मुझे एक चीज़ याद आई।
कि कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टर कोई भी स्टॉक अगर परचेज करता है या वॉच रखता है कि ये स्टॉक मुझे लेना है, तो उसकी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, कैसे मुझे उसे स्टॉक चूज करना चाहिए? भैया इसकी तो प्रॉपर आपको स्टडी करनी पड़ेगी अगर उस पर्सन को चूज करना है। तो जैसे हम बात करें, अगर हम एक पौधे की बात करें तो उसको प्रॉपर ना पानी देना पड़ेगा, उसको प्रॉपर मैन्योर देना पड़ेगा, प्रॉपर उसको न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे। और वैसे अगर हम पढ़ाई करते हैं, सपोज मैंने सीए किया तो मैंने 5 साल उसमें इन्वेस्ट किए, तो वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि आप खुद एक स्टॉक सिलेक्शन में एक्सपर्ट बन जाएं तो आपको 3 से 4 साल मेहनत करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कि आप आज उठे, आप मेरा पॉडकास्ट आपने देखा और आप कल से मार्केट में एक्टिव हो गए तो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे आपको प्रॉपर एक नॉलेज के साथ ही मार्केट में उतरना चाहिए। नहीं, जैसे एक जनरली एक स्टॉक है, उसको हम देखते हैं, हमें पता होता है, मे बी आप सबको पता होता है, हमें नहीं, आप सबको पता होता है कि इस पे अगर आएंगे तो कितने आएंगे, इस पे क्या प्रॉफिट बन सकता है और इसमें जाने की फिगर क्या हो सकती है। तो उस बेस पे, उस रिगार्डिंग मैं आपसे पूछ रहा हूँ भी वो क्या होना चाहिए? वही सर, आपका ना प्रॉपर ना रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइंड होना चाहिए। ओके। सपोज आप मार्केट में आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट की, ओके, तो आपका टारगेट कम से कम होना चाहिए कि मेरे को 2:1 की ट्रेड मिले, यानी कि या तो मेरे 2 से 3 रुपए बने उस पर या फिर 1 रुपया जाए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आप वहीं इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कितने डाउन साइड तक उसको होल्ड करूंगा, या अगर इतना गिर जाएगा तो मैं उसे एवरेज करूंगा वहां पे। आपकी ना प्रॉपर स्ट्रेटेजी डिफाइंड होना चाहिए। मतलब अगर प्लान ए फेल हो गया तो आप प्लान बी आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए ऑलरेडी, और अगर प्लान बी फेल हो गया तो बेसिकली वही प्लान्स होने चाहिए आपके पास। क्योंकि मार्केट ना, हम में भी सपोज मैं मंडे का वेट कर रहा हूँ तो मंडे को भी ना मार्केट नया ही कुछ दिखाएगा हमें। ओके, मतलब हर दिन मार्केट में कुछ नया चीज सीखने को मिलता है। ओके। तो वत्सल, आपको ट्रेडिंग लाइन में, ये स्टॉक एनालिस्ट लाइन में कितना टाइम हो गया है आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करते और एनालिस्ट करते? कितना टाइम? मेरे को अप्रोक्सीमेटली स्टॉक मार्केट्स में ना 5 to 6 ईयर्स हो चुके हैं। 5 to 6 ईयर्स हो चुके हैं। ओके, तो देखो, आप फ्रीलांसर शो पे आए हैं और व्यूअर्स को डेफिनेटली ये लग भी रहा है और है भी कि आप एक मतलब किसी लेवल पे हैं। तो 6 साल बाद, इस इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद जो आपको एक्सपीरियंस है, अब आप ईयरली क्या रिटर्न बना रहे हैं अपने पोर्टफोलियो पे? पहले तो अगर हम मेरे रिटर्न की बात करें तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, ओके, अगर हम पहले 1-2 साल को छोड़ दें, क्योंकि स्टार्टिंग में पैसे डबल भी हुए हैं बट वो छोटी कैपिटल पे हुए हैं तो इतना मैटर नहीं करते। ओके, तो जो लास्ट के 4 ईयर्स है ना, उसका अगर मैं रिटर्न देखूं तो मोर देन 35% मेरा CAGR आया है। ओके, अगर हम बात करें तो ओके, मतलब मोर देन 35% के अराउंड आपका रिटर्न अप्रोक्सीमेटली है। आपने जब बोला ना भी शुरुआत में तो पैसे डबल भी हुए, मेरे तो आंखें खुल गई। मैं कहा यार ये तो बहुत ही बढ़िया काम मैंने है। बताया था ना वो बिगिनर्स लक है। हाँ। मैंने एक स्टॉक लिया था 10,000 रुपीज का, ओके, और मैंने उसको 20x करके बेचा था। क्या बात है, 20x और सबसे बड़ी बात, उसमें मेरा एनालिसिस नहीं था, मेरे को किसी फ्रेंड ने बताया था कि यार ये ले ले। ओके, और अच्छा। फिर मैंने कैसे ना कैसे आपको सारी चीजें फ्रेंड ने बताई हैं। मेरे साथ मतलब बाय गॉड, मतलब कहीं ना कहीं मेरे साथ एक फ्रेंड फैक्टर बहुत अच्छा है। ठीक है। मतलब जब भी किसी की तो गाइस, इस बात पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दोस्त बनाओ और ऐसे दोस्त बनाओ जो फायदा कराए। जिंदगी में दोस्ती बहुत जरूरी है। टच वुड बोल सकते हाँ, हैं। वो तो है ही। वरना अकेले पड़ जाओगे। ओके, जिस दोस्त ने आपको ये 10,000 के 20,000 करवाए ना, उसका नंबर कैमरे में फटाफट बता दो। नहीं तो कैमरे के बाद हमें बता देना। बता जरूर देना, हमें भी डबल कराने हैं वैसे। ओके, यहीं पे मैं आपको एक बात कहता हूँ भी, वत्सल, अगर मुझे मेरे अकाउंट में या मेरे पोर्टफोलियो में भी अराउंड 50 लाख रुपए चाहिए तो वो कैसे हो सकता है? कल ही करवा देते हैं, परसों मंडे को ही करवा देते हैं। वाह, सर डन सर, ऑन कैमरा कह रहे हो वत्सल? देखो, शर्त एक है शर्त भी है। सर आपकी सारी शर्तें मानूंगा। सुन लो सर, पहले सुन लो सर, ऑन कैमरा है, ध्यान रखना। कंडीशंस अप्लाई। ऑन कैमरा मैं 50 लाख रुपए। 50 लाख मंडे को दे दूंगा, पर शर्त ये कि आपको मुझे पहले 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, उसको हम ऑप्शंस में लगाएंगे और फिर 50 लाख वापस कर दूंगा। क्या हो गया भाई? अरे मैं 50 लाख, डील मंजूर है आपको, ये बता अरे रहे मैं 50 लाख डन करो, डन करो, डन करो। अरे 50 लाख रुपए आने की बात कर रहे हैं तो 50 लाख रुपए भेजने की बात कर रहे हैं। सही है। जोक्स अपार्ट, वत्सल, एक चीज मैं जो कहना चाहूंगा, जो ये स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं लोग, ये शक्ति वाटर पी के लगाते हैं, ऐसा क्या है? सर आए सर, बात पे आए अपनी। मतलब क्या बात है ऐसी? कुछ सच्ची में है ऐसा कुछ? मतलब हो सकता है, बट
नहीं, क्या मेरे हो पे- सकता है या है। देखो मेरे पेरेंट्स भी देख रहे हैं और मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स भी देख रहे हैं, तो मैं ये तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बीप। देखो देखो बहुत मतलब डेफिनेटली फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं, वो कुछ लोग हैं 2 3 4, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी ऑडियंस है जो एक्चुअल में जानना चाहती है, तो आपको बताना चाहिए। रियली वांट टू नो, मतलब आपने कभी देखा है किसी को? देखो मैंने पर्सनली तो नहीं देखा, बट जनरली क्या होता है जब आप मार्केट में इतना, देखो ब्रेन गेम है सारा मार्केट में, सारा कोई आप फिजिकली वर्क तो कर नहीं रहे, आप सिर्फ अपने ब्रेन का यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ब्रेन सेटअप हो रहा है आपको, तो मे भी कोई ना कोई ड्रिंकर बन सकता है। ओके। ओके बिल्कुल। चलो वत्सल, आपने आज तक कोई ऐसा स्टॉक लंबे टाइम के लिए या काफी लंबे टाइम के लिए होल्ड किया है जिसने आपको बहुत ही अल्टीमेट रिस्पॉन्स दिया हो, बहुत ही अल्टीमेट आउटकम दिया हो? करंटली ना 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में हैं, और मैंने उनको जब से मैंने मार्केट में एंट्री ली थी ना, तब से उनको होल्ड किया हुआ है। इवन मैंने अपवर्ड एवरेज भी किया हुआ है। पहला स्टॉक तो है टाटा पावर, सेकंड है टाटा मोटर्स, एंड थर्ड है अडानी पावर। मतलब आपने 2 स्टॉक्स टाटा के और एक अडानी हाँ। का, इसको आपने स्टॉक को, ये हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग जब ये अराउंड 50 to 60 रुपीज में मिल रहे थे। और आज क्या रेट होगा? आज अडानी पावर का तो अराउंड 500 के आसपास है, और टाटा पावर का 450 के आसपास ठीक है, है। और जो टाटा मोटर्स है उसका अराउंड 800-900 के बीच में। क्या बात है। ओके, और आपने मतलब- तब का ये परचेज किया होगा? आप ये कहना चाह रहे हैं, वही वाली बात वापस आऊंगा कि होल्ड करने में यू विल फाइंड द मार्केट लाइक दिस। आप क्या मानते हैं क्या जाएगी, मतलब अभी आने वाले 5 सालों में अगर मैं कहूं वत्सल खेमका से पूछूं कि मार्केट कहां जाएगी, तो वत्सल खेमका का जवाब क्या होगा? मेरे अकॉर्डिंग हम बात करें तो नेक्स्ट 20 ईयर्स या हम बात करें 2 डिकेड्स की, 2 डिकेड्स की। ओके। तो इंडिया का बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा। जो करंट गवर्नमेंट है हमारी, या जो इंडिया जिस इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा है, तो इंडिया के पास ना बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। धीरे धीरे इंडिया स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है, बाहर के इन्वेस्टर्स भी काफ़ी इंडिया में इंटरेस्टेड हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं बहुत। और कहीं ना कहीं जो अगर गवर्नमेंट की बात करें ना हम तो, और जो इंडिया का जो लैंडस्केप है, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट 20 ईयर्स इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए या इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी में ये बोला गया है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अपन बनने जा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंडिसेस हाई हो जाएगा? सर बीच में डिप्स आएंगे, डिप्स आएंगे और डिप्स आएंगे तभी मार्केट स्ट्रॉन्ग बनता है। वो तो ये तो है ही है। हाँ। ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे होगा तो ऐसे भी होगा। स्टॉक हमेशा ऐसे से मूव करे, कभी भी ऐसा नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे इंडियन मार्केट है, जितना डिप देगा ना, अब तो ये बोलो यार कि जितना डिप आप स्टार्टिंग में देख लोगे ना, उतना ज्यादा आप एक सॉलिड वो सॉलिड बंदे बन जाओगे, क्योंकि हाँ। आपने ठोकरें खा खा के सीखा है। हाँ, तो मार्केट्स में डिप्स नॉर्मल है, पर अगर 10 इयर्स का 20 इयर्स का व्यू पॉइंट बना के चलें तो ये बहुत अच्छा टाइम है इक्विटी में एंटर होने का। चलिए एक चीज और पूछूंगा, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ का बैलेंस कैसे बनाते हो? देखो सर, अगर आप लेस देन 30 हो तो You are, I guess. आई एम लेस देन 30 ये अपने बारे में कहना चाह रहे थे, you know? तो कहीं ना कहीं बिफोर 30 आपको थोड़ा स्ट्रगल या फिर मैं कहूँ एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। तो मतलब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि हाउ यू आर मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ? कहीं ना कहीं देखो सर, मेरा रूटीन फिक्स होता है कि थोड़ा टाइम पेरेंट्स के साथ बैठना ही बैठना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स के साथ चाय पीने जाना है या फिर कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाना, मतलब उनके साथ भी आउटिंग करनी है, ठीक है। बिना मतलब कहीं ना कहीं माइंड को रिलैक्स करे बिना हाँ बिल्कुल, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बढ़िया नहीं कर सकते। सही है, तो बेसिकली फैमिली एंड फ्रेंड्स ही हैं जो एक कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में जरूरी चाहिए होते हैं। बिल्कुल चाहिए होता है। एंड जो थर्ड पार्ट है उनसे तो मेरा कनेक्शन कोई नहीं है। अच्छा, यही मैं पूछना चाह रहा था एक्चुअली, मतलब थर्ड पार्ट हाँ। का कोई कनेक्शन नहीं है। तो वेरी सून वी विल सी दैट। सर अभी तो मे बी अगर पेरेंट्स की इच्छा होगी तो। अच्छा, तो जो इनके पेरेंट्स हैं वो सुन रहे हैं कि अगर उनकी इच्छा होगी तो ही इज रेडी। कई बार पेरेंट्स की नहीं, बच्चों की भी इच्छा होती है। ओके, तो वत्सल देखो, आज जब हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं 7th of December है, ठीक है। आप वॉच रखते हैं मार्केट पे कौन सा स्टॉक बहुत वर्थफुल है, वैल्यूएबल है, तो आज 7th of December को आप व्यूअर्स को क्या एक राय देना चाहेंगे कि अकॉर्डिंग टू यू कि आपको इस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दिख रही है? कोई एक टिप दे दें ताकि हमारे जो पॉडकास्ट व्यूअर्स हैं वो इस टिप को यूज कर मैं
पहले तो आपको मार्केट के ऊपर व्यू दे देता हूँ, फिर एक इंडिविजुअल स्टॉक बता देता हूँ। ठीक है, डन। करंटली हमारा ना मार्केट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन फेज में है। ठीक है। मतलब अगर हम बात करें तो ऑल टाइम हाई से मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले 3 से 4 महीने में कहीं ना कहीं मार्केट एक 15 to 20% की रेंज में आएगा। ठीक है। उसके बाद हम एक मिड 25 के बाद हम देख सकते हैं मे बी रैली स्टार्ट हो सकता है। ओके। मे बी मार्केट करंटली जो जीडीपी का डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं एक डाउन फेज की तरफ इंडिकेशन आ रहा है हल्का हल्का। ठीक है। एंड अगर हम एक स्टॉक की बात करें तो वैसे तो देखो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, बट स्टिल इफ यू आर फोर्सिंग मी, तो एक स्टॉक जो मुझे करंटली अच्छा लग रहा है काफी, जिसको आप कहेंगे कि भाई रिटेन करके रखो। हाँ, और फिर लंबे टाइम पे वो अगर आप रिटेन कर सकते हो तो करंटली ना वेरी सून गवर्नमेंट को एयर या वाटर प्योरिफिकेशन या फिर वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जैसे AQI जो बढ़ रहा है वो कह रहे हो आप, उस पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस टाइम इंडिया की नेसेसिटी है। बिल्कुल है। तो उसको देखते हुए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके एक स्टॉक है जो बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स बनाता है, जो वाटर को प्योरीफाई करते हैं। तो उस स्टॉक को आप रेडार में रख सकते हैं, बट एज एन इन्वेस्टमेंट। बट वापस मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको डिस्क्लेमर होना चाहिए, आप कुछ एंट्री एग्जिट कर रहे हैं तो वो आप प्रॉपर फाइनेंशियल एनालिस्ट से पूछ कर करेंगे। ठीक है। मतलब जो भी अभी आपने जिस स्टॉक की बात की वो एक आपकी पर्सनल चॉइस है, आप एक पर्सनल बात कर रहे हैं। एज एन इन्वेस्टर आप उसमें पैसा लगाना चाहिए। ओके। अब देखो वत्सल, जैसे हम पॉडकास्ट के एक बिल्कुल लास्ट सेशन में है, एक कंक्लूजन है, तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं और बहुत कुछ सीखा भी आपसे, डेफिनेटली हमने इतना टाइम स्पेंड किया, आपने बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें बताई है। ओके, तो जो भी मार्केट में प्लेयर्स हैं, न्यू प्लेयर्स हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप उनको कोई एक टिप देना चाहें कि आप कैसे स्ट्रेटेजीज बिल्ड कर सकते हैं, तो वो आप क्या देंगे उनको? और वो जो भ्रमित हो रहे हैं, जो गलत जगह जा रहे हैं, उनको भी एक टिप दें ताकि वो गलत जगह ना जाए। तो इसका तो सबसे पहला तो ये हो गया कि आप अगर मार्केट में एंट्री ले रहे हैं तो पहले तो ना एक अच्छा सा ब्रोकर चूज करिए। ब्रोकर अच्छा होना। आजकल ना ब्रोकर्स के रिलेटेड स्कैम्स बड़े चल रहे हैं। Yes. कि आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं एक बार कोई फेक ब्रोकर के पास, और आप वहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट मतलब आपने डिपॉजिट कराया। सेबी रजिस्टर्ड नहीं होते ब्रोकर? नहीं, ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। Okay. पर आजकल फेक एप्स बहुत चल रहे हैं ऑनलाइन। ओह, आपने कोई व्हाट्सएप के थ्रू लिंक ओपन किया, कोई फ्रेंड ने बोला कि यार ये लिंक आया, इस पे ओपन कर लो। ठीक है। तो गो फॉर जेन्युइन सोर्सेज। Okay. आइदर आपके जो सिटी में जो लोकल ब्रोकर्स हैं उनको प्रेफर करें, या फिर ऑनलाइन जो क्वालिटी के ब्रोकर्स हैं टॉप 1 और 2 आप उनको प्रेफर कर सकते डन हैं। है। पर अगर डाउनलोड भी करें तो प्रॉपर एक रूट के थ्रू, ऐसा नहीं कि आपको लिंक ओपन करके उसमें अपना मनी, हार्ड अर्न मनी डिपॉजिट करवा रहे हैं। चूज अ गुड ब्रोकर। ठीक है। सेकंड, आप अगर स्टार्टिंग में तो ट्राई करें यूट्यूब से थोड़ा बहुत नॉलेज लें। ओके। यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट भी अवेलेबल है। ठीक है। अगर मैं एक स्पेसिफिक टीचर की बात करूं तो विवेक बजाज, आप उनका सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो यू कैन फाइंड अ गुड स्टार्ट, अ गुड न्यू पर्सन कैन फाइंड अ गुड स्टार्ट विद दिस पर्सन। डन। मतलब वो देखें लोग। या ठीक है। थर्ड, बेसिकली थोड़ा सा इनिशियल ईयर्स में अपनी ग्रीड को कंट्रोल कर लें। एक अगर आपको सपोज आपकी कैपिटल 1 लाख रुपीस की है, ठीक है, तो ट्राई करें कि मोर देन 5% आप एक स्टॉक में ट्रेड नहीं इन्वेस्ट कर रहे उसके अंदर। ओके। तो अगर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किया इन स्टार्टिंग तो आप धीरे धीरे करके इवेंचुअली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। फोर्थली, कि अगर आप कोई भी ट्रेड एंटर कर रहे हैं तो बिफोर एंटरिंग ट्रेड प्रॉपर उसका एनालिसिस करिए। ठीक है। अगर स्टडी कीजिए बेसिकली, रैंडमली कुछ भी बाय मत करिए। ठीक है। और मार्केट में कोई ना कोई चीज कभी ऊपर जाएगी, कभी कोई नीचे आएगी। आपको देखना है कि आपको किस चीज पे बेट लगाना है। ठीक है। आप हर अपॉर्चुनिटी में बेसिकली पैसा नहीं लगा सकते। ठीक है। तो आपको क्वालिफाइड कहाँ पे आपको ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिल रहा है वहां पर इन्वेस्ट करें। ठीक है। एंड सिक्स्थ की कम से कम ट्रेड्स करें। कम से कम ट्रेड्स करें। ट्रेड्स बेसिकली ज्यादा ट्रेड्स करने से प्रॉफिटेबल नहीं होंगे आप। ओके। कम ट्रेड्स को करने से प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है। तो ये नई चीज आपने क्वालिटी की ट्रेड्स, क्वालिटी पे जाएं, क्वांटिटी पे मत जाएं। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी बाय वत्सल खेम का, जिन्होंने आपको गाइड भी किया है कि आपको कैसे चीज़ें करनी चाहिए, मार्केट में कैसे सस्टेन करना चाहिए ये सारी चीज़ें। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि डेफिनेटली आपको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी और हम इस पॉडकास्ट के एंड पे आ गए हैं। तो अगर हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं यहीं पर, और हमारे जो ज्वेलरी पार्टनर हैं वो हैं दीपक ज्वेलर्स, और इस पॉडकास्ट में आपको अगर कुछ भी वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज़ द फ्रीलांसर शो,
और उसका बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। हम और भी बहुत सारे यंग एनर्जेटिक लोग लाते रहेंगे जिससे आपको मोटिवेशन और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और Thank you आप so much. नेक्स्ट गेस्ट किसको देखना चाहते चाहते हैं, हैं ये भी बताइएगा। कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और हम मिलेंगे उन्हीं के साथ। ठीक है जी, मिलते हैं Bye bye, बहुत नमस्ते। जल्द।